हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके से बढ़ा और किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिलहाल प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। A comprehensive agricultural policy covering almost all the facets of agriculture has been evolved during the period of planning in India. एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई जिससे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर किया जा सके। द सक्सेस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स इन जनरल हैव बीन फेयर टू मॉडरेट। ठीक ठीक रहे हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा जो प्लान्स बनाए थे और पॉलिसीज बनाई थी वो 100% काम कर गई, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो नीचे दी गई हैं। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एज अंडर, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लो ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट है प्रोडक्शन की वो काफी ज्यादा लो है। प्रोडक्शन इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही जितनी तेजी से बाकी कंट्रीज में हो पा रही है, ठीक है। ग्रोथ रेट ही लो है। अ डिस्टर्बिंग फीचर of Indian agriculture is that growth rate of the agriculture has been low, that is between 2.5% and 3.7% per annum during the period of 1950-51 and 2018-2019। ये जो 1950 से लेकर 2018-19 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी है, मगर 2.5% से लेकर 3.7% पर एनम बढ़ी है। समझ की बात? इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी जितनी मतलब शोर मचाया पॉलिटिशियंस ने कि हमने एग्रीकल्चर में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर क्लॉक्ड द ग्रोथ ऑफ 5% इन 2017-2018 and 2.9% in 2018-2019। मतलब 17-18 में तो 2017-18 में 5% से बढ़ी थी और 18-19 में 2.9% से बढ़ी। इनफैक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज रिमेन्ड लेस देन ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल थ्रू द पीरियड ऑफ प्लानिंग। जो भी ओवरऑल प्लानिंग का टाइम करें 1951 से लेकर अब तक, उसमें सारे के सारे टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम रही है, जितनी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रही है उससे भी कम रही है। सच अ लो rate is far from satisfactory in terms of the requirement of the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो ज्यादा तेजी से तरक्की करनी चाहिए थी, इतनी तेजी से तरक्की नहीं हुई। Moreover, the growth rate of Indian agriculture is low as compared to the growth rate of agriculture in other countries। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को दूसरे कंट्रीज के एग्रीकल्चर से कंपेयर करें तो हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम रही है। It is pertinent to note that while the growth rate of Indian economy was negative, that is minus 7.7% in 2021 due to COVID-19 induced lockdown, the agriculture sector showed a robust growth of 3.4%। ये भी नोट करना चाहिए कि जब कोविड-19 या कोरोना वायरस आया था तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट -7.7% चली गई थी, उल्टा इकोनॉमी श्रिंक कर गई थी, फिर भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.4% रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी काफी कम है, मतलब पर हेक्टेयर माल कम बनाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम टू एंगल्स। कौन कौन से हैं? नेमली प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है इट रेफर्स टू द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, के पर एकड़ ऑफ जमीन में कितना सामान बनता है। द लैंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था उसके बाद से काफी बढ़ी है। However, as compared to the growth rate of land productivity in other countries, the rate of growth of land productivity in India is still very low। एग्जाम्पल, इंडिया में पर हेक्टेयर राइस फिलहाल 2600 समथिंग चल रहा है, और जो चाइना वगैरह है उसमें कितना चल रहा है? 5200। समझ की बात? तो मतलब पर हेक्टेयर वहां पे हमसे डबल काम हो रहा है। एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर इन इंडिया is low। For example, the yield of wheat in India was about 58% of the China in 2018। चाइना में जितना बन रहा है उससे 58% ही इंडिया बना पा रही है, ठीक है ना। सिमिलरली द ओवरऑल लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब लेबर की एफिशिएंसी जो इंडिया है उसमें भी लो रही है। ओवरऑल लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज लो, दैट इज लेस देन 1/3 ऑफ द चाइना एंड अबाउट 2% ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। जितना काम चाइना में एक लेबर करता है उसका 1/3 इंडिया में होता है, और जितना काम यूरोपियन कंट्रीज में एक लेबर करता है
इंडिया में एग्रीकल्चर लेबर सिर्फ उसका 2% ही कर पाता है। Low agriculture productivity is one of the major problems faced by Indian agriculture. Labor productivity, that is, productivity per worker, has also remained low and almost stagnant over the period of time या over the years. तो प्रोडक्टिविटी काफी कम है। इतनी प्रोडक्टिविटी में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। समझ की बात। थर्ड आ जाता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन इंडिया। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन तो आपको पता है बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। द पर कैपिटा कल्टीवेबल लैंड इन इंडिया इज लो। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मतलब जो पर बंदा जो कल्टीवेबल लैंड है उसकी जो रेशियो है वो इंडिया में काफी लो है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आपको पता है पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। while the number of people dependent on agriculture has increased substantially due to large increase in the population, the area under cultivation has increased marginally. जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खाना तो हर एक को चाहिए। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेबल लैंड है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट पर कैपिटा कल्टीवेबल लैंड, दैट इज लैंड पर पर्सन, हैज डिक्लाइंड। क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है और जो जमीन की कल्टीवेबल लैंड को कन्वर्ट करने की जो स्पीड है वो कम है। Increased pressure of population on land is partly responsible for subdivision and fragmentation of land. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक मतलब फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं 50% प्रॉपर्टी चलेगी, 4 बच्चे हैं 25-25 चलेगी, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड भी होती रहती है। इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी ऑन स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स काफी कम चली जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कम कम होता रहता है ना। मतलब अगर मेरे बच्चे एक हैं तो मैंने उसको दे दिया, अगर मेरे 3 बच्चे होते 3 हिस्सों में डिवाइड होती, फिर 3 बच्चों के आगे हिस्से होते वो डिवाइड होती रहती ना। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम काफी खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया इज स्टिल वेरी अनफेवरेबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड टेन्योर सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है। No doubt, zamindari system has been abolished in India, but hold of large land owners has increased. जमींदारी सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी भी जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनका होल्ड काफी ज्यादा है विलेजेस वगैरह में। द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज स्टिल करेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ बिग लैंड लॉर्ड्स या बिग लैंड ओनर्स। बड़े बड़े जमींदार हैं उनके पास काफी ज्यादा जमीनें हैं और जो नॉर्मल बंदा है उसके पास जमीनों की अवेलेबिलिटी बड़ी कम है। टेनेंट्स आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। जो किराए पे जमीन लेते हैं उनको स्टिल एक्सप्लॉइट किया जाता है। दे डू नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनको कभी भी किराया ले लिया कभी भी दौड़ा सकते हैं उनको कि फसल खड़ी है कह देते हैं किराया डबल करो या फिर चलते बनो। दे हैव टू पे एक्सॉर्बिटेंट रेंट ऑफ लैंड। उनको काफी हाई रेंट ऑफ लैंड देना पड़ता है जिससे उनके पास कुछ बचता नहीं है। This has an adverse effect on the willingness and enthusiasm of the cultivators to increase the production and productivity. जब उनको इतना ज्यादा देना पड़ेगा तो वो डिस्करेज फील करेंगे कि इतना ज्यादा रेंट देना है तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या इंक्रीज करें। ठीक है। Moreover, big landowners are able to corner the benefits of the various government schemes such as fertilizer subsidies, bank loans, etc. etc. और आपको पता है ये जो जितनी भी स्कीम सरकार लेके आती है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो इन्फ्लुएंशियल पर्संस होते हैं विलेजेस में वही ले जाते हैं और गरीब किसान के पास आ जाके कुछ नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। द मेजोरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया इज वेरी स्मॉल। जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स है उनके पास जो जमीन है वो काफी कम है। द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया वाज 1.08 हेक्टेयर इन 2015-2016, तकरीबन 1 एकड़ के करीब। ठीक है। मोर ओवर द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज डिक्रीज्ड since 1970. About 86% of the farmers in India are small and marginal holders, marginal land holders, each owing less than 2 hectares of land. तो बेसिकली जो ये जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स में ये कहा गया है कि अगर जमीन ही आपके पास कम होगी तो उस पर क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाओगे और क्या ही ट्रैक्टर खरीदोगे। तो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स इसको कहा जा सकता है। मोस्ट ऑफ दीज होल्डिंग्स आर अनइकोनॉमिकल. It is not possible to use advanced techniques and carry out scientific cultivation in such small size of land. अगर साइज ऑफ लैंड इतना कम है तो उसके लिए क्या ही ट्रैक्टर खरीदेंगे और क्या ही आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाओगे। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है जो कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल आउटमोडेड टेक्निक्स। पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है।
Most of the Indian farmers are most of the Indian farmers use traditional and outmoded agriculture techniques. They use wooden प्लग्स, मतलब वो लकड़ी का हल यूज करते हैं. बुलॉक्स, अभी भी जो बैल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स इस्तेमाल करते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते. द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा इज वेरी लिमिटेड. उनका जो यूजेज है वो काफी लिमिटेड है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का. दस इंडियन एग्रीकल्चर इज बाय एंड लार्ज अभी भी ट्रेडिशनल मानी जाती है. नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज. पानी के इतने अच्छे साधन अभी भी अवेलेबल नहीं है. अभी भी कल्टीवेबल लैंड काफी कम है ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज. इंडियन एग्रीकल्चर also faces the problem of inadequate irrigation facilities. Gross irrigated area was only 49% of gross cropped area in 2015-16. जितना भी एरिया है क्रॉप लगाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 49% ही कवर हो सकता है. डिस्पाइट इंक्रीज, किससे कवर हो सकता है 49%? जहां पानी के साधन अवेलेबल है. डिस्पाइट इंक्रीज इन द एरिया अंडर इरिगेशन, about 51% of the gross cropped area did not have irrigation facilities in 2015-2016. जितना मर्जी जोर लगाया फिर भी अभी तक सरकारों ने पूरा जोर लगाया, अभी भी जितना कल्टीवेबल लैंड है उसके 51% लैंड को पानी नहीं लगता. ठीक है, पानी नहीं प्रोवाइड किया जाता. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट इवन टुडे अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया कंटिन्यूज टू डिपेंड अपॉन रेनफॉल. बारिश पे डिपेंड कर रहा है 51% एरिया. ठीक है, वो भी सही बात नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लग रहा है ऐसे कुछ हो गया होगा. ठीक है, तो रेनफॉल इज ऑफ्टन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन कहते हैं, कुछ लोग ऑफन कहते हैं, एक ही बात है. ठीक है, रेनफॉल इज ऑफ्टन इनसफिशिएंट, अनसर्टेन एंड इरेगुलर. बारिश का थोड़ी ना कोई भरोसा है, कितनी हो कितनी ना हो. दिस इज व्हाई इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड अ गैम्बल ऑफ रेनफॉल, अ गैम्बल इन रेनफॉल. तो ये तो एक टाइप का जुआ हो गया, बारिश होगी तो ठीक है, बारिश नहीं होगी तो कहानी खत्म किसान की. नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज. मार्केटिंग फैसिलिटीज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इसमें क्या होता है, no doubt the government has taken a number of measures to improve agriculture marketing. However, agriculture marketing in India is still suffers from various shortcomings. Agriculture marketing system अच्छा नहीं है. किसानों को, आड़तियों को या मिडिल एजेंट्स को जो है उनको अपना सस्ते में सामान बेचना पड़ता है, उनको कोई फायदा होता नहीं. ऊपर से वो आगे हमें महंगा देते हैं. समझ की बात. आपने कई बार देखा है किसान के एजिटेशन हो रहे हैं, प्याज सस्ते बिक रहे हैं, टमाटर सस्ते बिक रहे हैं, वो सड़कों पे फेंक देते हैं. मगर आपने कभी ये सोचा कि हमारे घर में जो प्याज टमाटर आता है वो सस्ता थोड़ी ना आता है, वो तो महंगा ही आता है. सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया आर लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. किसानों को स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी जितनी चाहिए उतनी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही. लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडलमैन, बिचौलिए इतने ज्यादा है कि हमारे तक माल आते आते पता नहीं रेट ही डबल हो जाता है. माल प्रैक्टिसेस ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन क्या है, माल होल्ड कर देते हैं और बाद में मार्केट में कमी हो जाती है, पता है ना आपको, फिर डबल रेट पे बिकता है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केटिंग चार्जेस फ्रॉम द फार्मर्स बाय द मार्केटिंग एजेंसीज. मार्केटिंग एजेंसीज फार्मर को चार्ज करती हैं, उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है और हमारे प्राइसेस और बढ़ जाते हैं. लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, किसानों को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती कि मार्केट में किस चीज की कमी है, किस हिसाब से क्या चीज बनाओ. और लो बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर लो होती है, वो कहते हैं यार माल बेचो अपना निकलो. ठीक है, तो ये सारी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज. गरीब को, किसान को लोन नहीं मिलता, अमीर लोन ले जाते हैं. सिंपल वर्ड्स में आपको बताइए. Deficiency of finance is another major problem of Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर में जो पैसे की कमी है ये भी एक मेन प्रॉब्लम है. एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड चीपर, timely and adequate amount of credit through various institutions like cooperative societies, agriculture, commercial banks and regional rural banks. गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि किसान को सस्ते में लोन दिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू या रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू. As a result, the bulk of the credit requirement of the productive purposes for the productive purposes is now met by the institutions. So जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन है वो इन इंस्टीट्यूशन से बल्क ऑफ द लोन ले लिया जाता है. However, a large portion of institutional credit is concerned by large and rich farmers, while small farmers, tenant cultivators, and agricultural laborers who are the poorest of the poor are not able to take the advantage of these institutional credit. क्योंकि उनके पास तो गिरवी रखने को कुछ होता ही नहीं, तो उनको लोन ही नहीं दिया जाता. जब लोन ही नहीं दिया जाएगा तो जिसके पास गिरवी रखने को जमीनें हैं
उन्हीं को लोन दिया जाएगा, तो फिर वो तो अमीर लोग और ज्यादा लोन लेके और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। समझ की बात? दे आर देयरफॉर कंपेल्ड टू बोरो एट हाई कॉस्ट from the non-institutional sources like money lenders, rich farmers and traders who charge a very high rate of interest। जब उनको ऐसी जगह से लोन नहीं मिलेगा, तो उनको जब भी पैसे की जरूरत होगी, उनको लोकल मनी लेंडर्स या अमीर जो फार्मर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा, जिससे वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया इज वेरी लार्ज एंड द नंबर हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। तो एग्रीकल्चर में लेबर क्लास काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एज पर सेंसस ऑफ 2011 there was 144 million of agricultural laborers which constituted 55% of the agricultural workers, that is cultivators and laborers। मिला के अगर देखें तो इतनी परसेंटेज निकलती है। एग्रीकल्चरल लेबर इज द मोस्ट बैकवर्ड एक्सप्लॉयटेड एंड नेग्लेक्टेड क्लास इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में जो एग्रीकल्चर लेबरर है, उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसे डबल ट्रिपल काम लिया जाता है और उसे तनख्वाह बहुत कम दी जाती है। इट कंप्राइजेस लैंडलेस लेबरर्स, इसमें वो लेबरर्स आ जाते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, छोटे छोटे कल्टिवेटर्स आ जाते हैं, हु हैव टू वर्क एज अ लेबरर इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर मीगर फार्म इनकम। मतलब उनकी जो फार्म इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है, और जो उनकी फार्म इनकम है उसको कंपनसेट करने के लिए वो अपने खेत में भी, छोटे से खेत में भी काम कर रहे हैं और दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर लेबरर्स बिलोंग टू द लोएस्ट रैंक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द रूरल सोसाइटी, अ मेजॉरिटी ऑफ देम बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब ये बताया एग्रीकल्चर लेबर जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक में आ जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक सेटअप पे। जिनके पास जमीनें नहीं है उनको तो अच्छी नजर से देखा भी नहीं जाता विलेजेस में, उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, और वो पॉवर्टी लाइन के बिलो ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स कम फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस सच एज शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह वगैरह। तो ज्यादातर लेबरर्स शेड्यूल्ड कास्ट के होते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनके जुल्म किया जाता है, उनसे डबल काम कराया जाता है, तनख्वाह भी आधी दी जाती है और कभी कभी दी भी नहीं जाती। वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर वोफुली लो, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है। एवरेज डेली वेज ऑफ द एग्रीकल्चर मेल वर्कर्स आर ओनली 315 rupees and 244 for female workers in 2017-18 at all India level। तो मेल्स की तनख्वाह ऑन एन एवरेज 315 रुपए है और फीमेल की 244 है एवरेज, अगर हम 2017-18 का डाटा देखें तो। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स आर कैजुअल एंड टेम्परेरी वर्कर्स, दिहाड़ीदार है। कैजुअल मतलब दिहाड़ीदार है, जब काम होता है करवाते हैं, नहीं तो उनसे काम भी नहीं होता। दे रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द लीन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, जब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं होते, ऑफ सीजन होता है, तो उनको काम भी नहीं मिलता। दे वर्क अंडर मोस्ट टायरिंग कंडीशंस एंड लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, उनकी रहने की कंडीशन भी अच्छी नहीं होती और गरीबी बहुत ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स आर अंडर द डेट ड्यू टू एक्सट्रीमली लो इनकम, उनकी इनकम कम होती है, अब गुजारा तो करना ही है, उसके लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। However, there has been some increase in wages in recent years due to economic development, increase in minimum wages and adoption of various employment generation programs of the government। पिछले कई सालों में देखा गया है कि इनकी हालत पहले से बेटर हुई है, क्योंकि मिनिमम वेज प्रोग्राम है कि इतनी तनख्वाह तो देनी देनी है, और सरकार के कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है जो इनको हेल्प करते हैं, मगर अभी भी इतना सही नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट आ जाता है लो इनकम। In view of low agricultural productivity, average agriculture income is very low at about rupees 1600 per month। ये जो NSS का डाटा हुआ था 2013 में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। The incidence of indebtedness among the cultivators is high due to low income and fluctuations in income, poverty and lack of economic security। अब उनकी तनख्वाहें कम है, तनख्वाहों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और गरीबी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको कर्जे लेने पड़ जाते हैं। समझ की बात? 52% 52% of the cultivator households were indebted in 2015। 2015 के डाटे के हिसाब से देखें तो जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं उनमें में से तकरीबन 52% के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट लिबरलाइजेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।